हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है जीत सीरीज में। जैसा कि आपको सबको पता है, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का ये लेक्चर नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि एचपीसीएल, सीपीसीएल और बीपीसीएल और किसी भी पीएसयू के लिए आप ये मान लीजिए कि ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सीरीज की। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भी बता सकते हैं और लाइक करे बिना मत जाना। दिस इज ओनली द आर मोटिवेशन। अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं, लेक्चर 1 की, तो हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे और इनके अंदर हमने कुछ बातें कर ली थी, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन की हमने बातें कर ली थी, हमने रेट कांस्टेंट की बातें कर ली थी, ऐसे बहुत सारी हमने बातें कर ली थी। ठीक है, चलिए, तो आज का जो पहला सवाल है वो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम पे मिल जाएगी। दोनों ग्रुप को ही आप ज्वाइन करें, टेलीग्राम को भी व्हाट्सएप को भी, क्योंकि कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे आते हैं, कुछ आपके व्हाट्सएप पे आती हैं, तो दोनों ही ग्रुप को आपको ज्वाइन करना मैंडेटरी है। चलिए सवाल करते हैं, सवाल नंबर 6। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय दिस। चलिए अब यहां पे सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्वेश्चन के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू हम कम से कम 3 से 4 कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं। यहां पे समझिएगा कि बेसिकली हम सीआरई सब्जेक्ट में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता है क्या? हम एक्चुअली रेट की बात करते होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब सबसे पहले तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन ये है कि आपका रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कितनी फास्ट और कितनी स्लो, कितनी फास्ट और कितनी स्लो, ये पता हम करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में। तो बेसिकली हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो हम रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो होगी आपकी कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के साथ में हम क्या बनाते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, अब कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में जो इक्वेशन बनाते हैं उनको काइनेटिक इक्वेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काइनेटिक इक्वेशन बोला जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छा, अब आप समझिए कि मेरे पास में किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन है, कोई भी ऑर्डर की मेरे पास में मान लीजिए कि एक रिएक्शन है। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? जैसे कि मान लो ये मेरे पास रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट पी जिसका रेट कांस्टेंट के है। अब मुझे नहीं पता इसका क्या ऑर्डर है। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे पता हो कि इसका ऑर्डर 0 है, 1 2 3 कुछ भी है, तो क्या मैं काइनेटिक इक्वेशन लिख सकता हूं उन ऑर्डर्स के लिए? बिल्कुल लिख सकते हैं। जनरल फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला देता हूं। जनरल फॉर्मूला ये है कि 1 अपॉन सी ए रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 1 ओवर सी ए नोट रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 के इंटू टी। ये जनरल फॉर्मूला है गाइस, जिससे आप काइनेटिक इक्वेशन किसी भी ऑर्डर की निकाल सकते हैं। सिर्फ एक ऑर्डर की आप नहीं निकाल सकते। किसकी? ये जो है ये n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं होगा। तो ये क्या है? n नंबर ऑफ ऑर्डर, k रेट कांस्टेंट, t टाइम है, सी ए नोट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये सी ए क्या है? कॉन्सेंट्रेशन कब? इस टाइम t पे, एट टाइम t। समझ में आ गई बात? इस जनरल इक्वेशन के थ्रू आप कोई भी काइनेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं किसी भी ऑर्डर की। सर ये 1 के लिए तो वैलिड नहीं है, तो 1 के लिए क्या आएगा? 1 के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, क्या आएगा? सी ए इज इक्वल टू सी ए नोट ई रेज टू पावर माइनस के टी। ई क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, याद रखना पड़ेगा। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन इस टाइम टी पे है। समझ में आई बात? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, याद रखेंगे ये बात। तो एक हमारे पास में यहाँ पे एक ये आगे है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हम किसी भी काइनेटिक इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, कोई भी ऑर्डर हो जाए। एक बात ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे
इस क्वेश्चन के अंदर एक कुछ हाफ लाइफ पीरियड लिखा हुआ है। हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है वो सुन लो। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? हाफ लाइफ का मतलब होता है यार हमारी हाफ लाइफ कब होगी, जब हम आधे, अगर मुझे 80 साल जीना है तो मेरी हाफ लाइफ क्या है? 40। अगर कोई आदमी 70 साल जिया तो उसकी हाफ लाइफ क्या है? 35। बहुत सिंपल है ये तो, समझ गए? तो बस यही हाफ लाइफ है। क्या है समझो। सबसे पहले तो हाफ लाइफ एक टाइम है। टाइम के अंदर हम बताते हैं किसी भी रिएक्टेंट की आधी जिंदगी। हाफ लाइफ क्या है? ये वो टाइम है, ये वो टाइम है जिसके ऊपर टाइम एट विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है, जो इनिशियली जो आपने फेड करी, जो इनिशियली आपने दी, वो जब आधी हो जाए। कितनी हो जाए? आधी। मतलब हाफ लाइफ क्या, हाफ लाइफ को हम डिनोट करेंगे टी हाफ ऐसे। मतलब ये वो टाइम है जब आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है आधी बच जाए। कितनी बच जाए? आधी बच जाए। कितनी बच जाए? आधी बच जाए। समझ में आ गई बात? तो सी ए नोट से कॉन्सेंट्रेशन बच गई सी ए नोट बाई टू, मतलब कि रिमेनिंग जो सी ए नोट बाई टू है वो आपकी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। समझ में आ गई बात? तो कितने टाइम पे आधी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में चेंज हो चुकी है, उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब सुनिएगा, अब आप हर एक रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ अलग अलग है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग हाफ लाइफ है, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग हाफ लाइफ है, सबके लिए अलग अलग हाफ लाइफ है। वो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे समझो। उसके लिए भी जनरल फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप उससे निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला हाफ लाइफ के लिए? हाफ लाइफ के लिए जनरल फॉर्मूला है आपका टी हाफ, मतलब कि हाफ लाइफ टाइम n माइनस वन इंटू के इज इक्वल टू टू की पावर n माइनस वन। फिर इस टू का में से अब हमें वन घटाना है और उसको डिवाइड करना है सी ए नोट वन माइनस एन से। ये आपको याद रखना है। सवाल पे आते हैं। हाफ लाइफ पूछा है हमें जीरो ऑर्डर का, निकालो। जीरो ऑर्डर मतलब एन की वैल्यू जीरो पुट करनी है। पुट करो, ये कितना आ जाएगा? टी हाफ, यहाँ पे मैंने जीरो पुट किया तो ये आ गया माइनस वन इंटू के इज इक्वल टू टू। यहाँ पे मैंने माइनस जीरो पुट किया एन की जगह, तो आ गया माइनस वन डिवाइड बाई सी ए नॉट। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्या मेरी बात सबको समझ में आई? अब यहाँ पे देखो, ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका वन माइनस टू, है ना। टू माइनस वन को वन बाई टू लिख दिया मैंने। वन माइनस टू डिवाइड बाई टू सी ए नॉट। ये कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका माइनस टी हाफ इंटू के इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाई टू सी ए नॉट। माइनस से माइनस मर गया, आपका क्या आ गया? टी हाफ। मेरे प्यारे बच्चों, टी हाफ जो है वो मुझसे पूछा है कि कितना आएगा। हम्म, कितना आएगा मेरे पास में टी हाफ। तो आपका जो टी हाफ है, ये आप इसको n माइनस वन लिखें, ठीक है। n माइनस वन लिखें इसको। अगर n माइनस वन लिखा तो जीरो, ये माइनस वन आ गया, ये माइनस वन आ गया, तो सी ए नोट जाएगा ऊपर। ये आ गया मेरा सी ए नोट डिवाइडेड बाई, ये है टू और ये है के, ये के इधर आ गया। तो ये आ गया मेरा जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ, मतलब कि डी आपका आंसर रहेगा। डी आपका आंसर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या रहेगा? डी आपका आंसर रहेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर इतनी बात यहाँ पे? क्लियर है? अब आप समझिए कि सर ये जनरल फॉर्मूला फिर कहेंगे कि एन के लिए, एन इक्वल टू वन के लिए वैलिड नहीं है। हाँ सही बात है, ये वैलिड नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये है आपका 0.693 डिवाइडेड बाई के। 0.693 डिवाइडेड बाई के। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आई बात? ये ठीक है। अब देखो, इसमें तरह तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अपना दिमाग लगा के समझो। जैसे कि मैं डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला ना पुट करने को बोले, डायरेक्ट रिलेशन आप पूछे, आपसे पूछा जा सकता है कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का क्या कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। आप यहाँ पे देखो, हाफ लाइफ में 0.693 डिवाइड बाई के रेट कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन दिख रही है आपको? तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। सबसे फेमस सवाल है।
दूसरा हो सकता है के की वैल्यू आपको दे दे 0.693, के आपको दे दे 0.693 और आपसे पूछे हाफ लाइफ, आपसे पूछे हाफ लाइफ, तो आप के को 0.693 से डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा आपका, क्या है, आ जाएगा आपका। समझ में आ गई बात? हाफ लाइफ डायरेक्ट पूछ लिया, 1 आ गया जी। ठीक है, इस तरीके के अलग अलग सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा टी हाफ जो है उसकी वैल्यू क्या है, ये है। कोई ये भी पूछ सकता है टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर मेरी बात आप सबको समझ में आई। अगर नहीं आई तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कहानी जो है समझ में आई होगी। चलिए, अब यहाँ पे बार बार ना एक चीज आ रही है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, है ना, ये क्या है? और इस ऑर्डर पे भी एक सवाल बन सकता है। जो सवाल बन सकता है वो बनेगा आपका किस पे बन सकता है? एक दो टर्म होती हैं, एक होती है आपकी मोलिकुलरिटी, एक होती है मोलिकुलरिटी और एक होता है ऑर्डर। इन दोनों के डिफरेंस पे भी सवाल बन सकता है। मोलिकुलरिटी ये होती है कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स participated participated in successful collision, सक्सेसफुल कोलिजन। ठीक है, सक्सेसफुल कोलिजन का मतलब है कि उस कोलिजन करने से, मॉलिक्यूल्स के कोलिजन करने से प्रोडक्ट में चेंज हो गए हो। अगर मान लो दो मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम टकरा रहे हैं तो मोलिकुलरिटी होगी 2। अगर 3 मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं तो मोलिकुलरिटी होगी 3। अब तक यही देखा गया है कि मोलिकुलरिटी 3 तक ही देखी गई है, और आप ये कह सकते हैं कि थियोरेटिकली पॉसिबल है। 4 क्यों नहीं है? क्योंकि 4 मॉलिक्यूल जब आपस में टकराएंगे तो इतना अच्छे तरीके से कोलाइड नहीं कर पाएंगे कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। ठीक है, ऑर्डर होता है ये आपका बस सम है, किसका? सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर आपने रेट देखा हो तो रेट है के सी ए की पावर एन सी बी की पावर, सॉरी, सी ए की पावर ए सी बी की पावर बी, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है? ए प्लस बी। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब यहाँ पे एक डिफरेंस और है। एक डिफरेंस क्या है कि ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। मोलिकुलरिटी हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब 1 2 3 ये होगा, हाफ नहीं हो सकती। हाफ का मतलब क्या? आधा मोलिक्यूल टकरा है, इसका क्या मतलब है? कोई मीनिंग नहीं है। ना ही नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस है। एक डिफरेंस और है जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसमें से एक तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और एक प्रैक्टिकल है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऑर्डर जो है वो प्रैक्टिकल है कि थ्योरेटिकल है। समझ में आ गई बात? तो कमेंट सेक्शन में बताओ थ्योरेटिकल कौन सा है और प्रैक्टिकल कौन सा है। और ये मैं ऐसे ही नहीं पूछता हूं, आप ये मानिए कि इंपॉर्टेंट सवाल जब आप सर्च करोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ये सवाल आया तो भूलोगे नहीं आप। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 6 एक सवाल से मैंने आपको कम से कम 3 से 4 कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझा दिए हैं। समझ में आ गई बात? चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज proportional to the concentration, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द concentration। क्या भाई? सिंपल है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है मेरा k इंटू सी ए की पावर n। n यहाँ पे ऑर्डर है। अगर ये हुआ 0 तो n की वैल्यू होगी 0, तो सी ए की पावर 0 क्या होगी? 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट कांस्टेंट पे। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन? नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल? नहीं। इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन? हाँ जी। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगी। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि लिक्विड ए डिकम्पोजेज बाय इरिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर। सबसे पहले तो ऑर्डर देख लिया करो कि कौन सा ऑर्डर है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 1 दी गई है और यहाँ पे हाफ लाइफ भी दिया गया है कितना, 12 मिनट का। 12 मिनट का हाफ लाइफ है। तो ये कह रहा है कि आप वो टाइम बताओ जब आपका कन्वर्जन 75% है। वो टाइम बताओ जब आपका आपका कन्वर्जन 75% है। ठीक है, तो क्या मैं ये क्वेश्चन निकाल सकता हूं? मुझे लगता है कि हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, समझो। बहुत सिंपल सी बात ये है कि आपसे टाइम पूछा गया है कन्वर्जन दे के, या टाइम पूछते हैं कॉन्सेंट्रेशन दे के, आपको सिर्फ और सिर्फ बात करनी है काइनेटिक इक्वेशंस में। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए काइनेटिक इक्वेशन लिख लो। वो होती है सी ए इज इक्वल टू सी ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी। समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखना, इंपॉर्टेंट है, सी ए इज इक्वल टू सी ए नोट इंटू 1 माइनस एक्स ए। ये मेरे प्यारे बच्चों रिलेशन होता है कन्वर्जन और कॉन्सेंट्रेशन में। कन्वर्जन और कॉन्सेंट्रेशन में ये रिलेशन होता है। ठीक है, अगर मैं अब सी ए और सी ए नोट, सी ए को मैं लिखूं सी ए नोट इंटू 1 माइनस एक्स ए, सी ए नोट इंटू 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू सी ए नोट ई रेज टू पावर माइनस के टी। ये मैंने जो की तो लिख दिया और इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। सी ए नोट से सी ए नोट कट गया। अब यहाँ पे क्या बना आपका, यहाँ पे बना, अगर ई इधर आ जाएगा तो ये बनेगा एल एन 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू माइनस के टी। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों समझो, देखो हो सकता है इतना टिपिकल आपसे सवाल पूछा ना जाए, बट ये सवाल लेने का मेरा पर्पस क्या है कि आपको इससे 360 डायरेक्शन में बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ पे देखो कि मुझे टाइम निकालना है जब कन्वर्जन हो कितना। अच्छा, यहाँ पे परसेंटेज मत लिख देना, है ना, यहाँ पे लिखना आपको फ्रैक्शन में ही, 0.75। ठीक है, फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा ये, 75%, 0.75। तो मुझे टाइम निकालना है जब ये होगा 0.75, मतलब कि निकाल सकता हूं, बट मेरे पास के की वैल्यू होनी चाहिए। क्या मेरे पास के है? मेरे पास के नहीं है। मेरे पास के नहीं है तो कैसे निकालेंगे? देखो, हाफ लाइफ दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से, तो टी हाफ क्या होता है समझो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ होता है 0.693 डिवाइड बाई के। मुझे यहाँ से के मिल जाएगा 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। टी हाफ कितना हो गया, 12 मिनट। ये डिवाइड कर दो, आपको यहाँ से के मिल जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपको के मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ये भी है आपके पास में, ये भी है, बस टाइम निकालना है। टाइम आप यहाँ से निकाल देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आंसर आपका जाएगा 24 मिनट्स। ये क्या है आपके पास में, देखो ये है एल एन 1 माइनस 0.75, कितना हो गया, एल एन 0.25। तो हो सकता है आप ये सोचोगे सर हमें तो कैलकुलेटर दिया ही नहीं जाएगा, हम कैसे निकालेंगे एल एन 1 माइनस एक्स या फिर एल एन 0.25 कैसे निकालेंगे? अरे हो सकता है सवाल में एल एन 0.25 की वैल्यू दे दी जाए आपको डायरेक्ट, कैलकुलेटर पुट करने की आवश्यकता ही ना हो। ठीक है, तो हम एचपीसीएल, स्पेसिफिकली एचपीसीएल एग्जाम के लिए हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? यहाँ से क्या सीखा, यहाँ से सीखा कि हाफ लाइफ का यूज करके हम कैसे के को निकाल सकते हैं। ठीक है, और कैसे हमें कन्वर्जन और टाइम में अगर दिया हो तो हम कैसे चीजों को निकाल सकते हैं। यह था क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। एक केमिकल रिएक्शन आपको दिया हुआ है A gives B and it is found that rate of the reaction doubles। पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। लिखा हुआ रेट ऑफ रिएक्शन है C raised to power n। रेट जो है वो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CA raised to power n। कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है कब, जब हम कंसंट्रेशन को डबल करते हैं। ठीक है जी, एक काम करो, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, R इज इक्वल टू के सी ए की पावर n। कह रहा है जी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, मतलब कि
आर डैश बराबर, मतलब ये नया रेट है, कितना हो जाता है, ये रेट डबल हो जाता है कब, जब आप कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं। तो मैंने सी ए को डबल कर दिया, इसकी पावर है, ठीक है। रेट डबल हो जाता है, देखो आर से कितना हो गया, 2R हो गया, कब, जब कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया जाता है। तो ऑर्डर बताओ, बहुत सिंपल है यार, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तभी ये पॉसिबल है। देखो इसमें मैंने लिखा n की वैल्यू 1, तो ये कितना बन गया, ये बन गया K2CA, और KCA कितना था, R, तो कितना हो गया ये 2R। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तब ये डबल होगा, अदरवाइज डबल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी। इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को और ब्रशअप कराऊंगा अगले क्वेश्चन में, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 4 टाइम्स, क्वाड्रपल्स हो जाएगा जब कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे, तो ऑर्डर क्या आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने लिख दिया KCA की पावर n, रेट हो जाएगा 4 टाइम्स, R का मैंने लिख दिया 4 आवर्स, जब आप कॉन्सेंट्रेशन को कितना करोगे, डबल, तो 2CA रेज टू पावर n। कितना ऑर्डर होना चाहिए, n की वैल्यू 2 रखो, 4 टाइम्स आता है क्या, K इंटू 2CA, और इसको रखा मैंने 2, मान लीजिए n की वैल्यू 2 है, तो R की वैल्यू क्या है यहाँ पे, KCA स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 2 4, 4 KCA की स्क्वायर, तो KCA स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, R है, ये जाएगा 4 टाइम्स R। हाँ जी ठीक है, तो n की वैल्यू अगर 2 होगी तब मेरा कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से मेरा रेट जो है 4 टाइम्स बढ़ जाता है। तो क्या आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, 10 क्वेश्चन, अगले फिर हम 5 क्वेश्चन लेंगे, और उससे आपको जो है और नए नए कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाएंगे। अगर मैं अभी बात करूं तो अभी तक हमने 10 क्वेश्चन में हमने अभी तक क्या क्या कर लिया, हमने रेट ऑफ रिएक्शन को समझा, हमने ऑर्डर को समझा, ठीक है, हमने मोलिकुलरिटी को समझा, हमने मोलिकुलरिटी को समझा, ठीक है, हमने काइनेटिक इक्वेशन पता करी, काइनेटिक इक्वेशन अब हम किसी भी ऑर्डर की लिख सकते हैं, हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, हमने हाफ लाइफ पढ़ा, हमने कन्वर्जन पढ़ा, हमने रेट कांस्टेंट पढ़ा, तो हो सकता है एक आधी चीज़ और हमने पढ़ी जो मैं भूल गया हूँ। तो ये इतने कॉन्सेप्ट जो मेन कॉन्सेप्ट हैं आपके, वो हमने यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरी सीआरई 2 पार्ट में चलती है, एक तो है आपका काइनेटिक्स, और उसके बाद आते हैं आपके रिएक्टर। तो हम अभी काइनेटिक्स वाले पार्ट में चल रहे हैं। काइनेटिक्स वाले पार्ट में हम पढ़ते हैं कि कौन सी रिएक्शन कितने ऑर्डर की है और उसका कैसा बिहेवियर है, ठीक है, और रेट कांस्टेंट क्या है, और ये सब पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद इन्हीं रिएक्शन को रिएक्टर में चलाएंगे, और फिर रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि 0 ऑर्डर के लिए ये रिएक्टर कैसे बिहेव करेगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे बिहेव करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मत जाइएगा। फिर से मिलते हैं एक नए नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको इस जीत सीरीज से आपको हेल्प मिल रही होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।